आदिशक्ति सम्मान स्त्री का। नमस्कार, मैं हूं संपदा और हमारे नवरात्रि स्पेशल आदिशक्ति सम्मान स्त्री शक्ति का इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सब हमेशा ही कहते हैं कि महिलाएं जिस किसी क्षेत्र में जाती हैं अपना एक मुकाम बनाती है, अपना सपना पूरा करती है, एक मुकाम हासिल करती है, क्योंकि उनमें एक लगन होती है जिसे वो हर क्षेत्र में इस्तेमाल करती है, अपना डेडिकेशन दिखाती हैं। ऐसी ही एक आदिशक्ति से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने एक पुरुष प्रधान कहे जाने वाले ऐसे क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए मिलते हैं हमारी आज की आदिशक्ति दीपा खेड़कर जी, जो कि है जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग जायका मोटर्स। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और जैसे मैंने अभी शुरुआत में ही कहा है कि एक पुरुष प्रधान क्षेत्र में आकर वहाँ एक अपनी अलग पहचान बनाना, एक मुकाम हासिल करना, 21 सालों का आपका ये सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि 21 साल मुझे हो गए हैं। शायद इसका पहले तो सब आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इतना अच्छा पवित्र पर्व चल रहा है नवरात्रि, और आदिशक्ति जैसा आपने कहा, यस, बीइंग शक्ति, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम अपने आप में ही एक शक्ति है, हमें कहीं और बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाँ, 21 साल हो गए हैं। आज आपने जब मुझे इस मुकाम बुलाया, तब मैं सडनली सोच रही हूँ कि 21 साल कैसे हो गए। तो मुझे लगता है वक्त अच्छा बीतता है जब आपके साथ अच्छा होता है, और वो बहुत जल्दी जल्दी बीतता है अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं पूरा मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। और हाँ, ठीक है, जर्नी में ऊपर नीचे नहीं रहे तो वो जर्नी क्या, अदरवाइज स्टेगनेंट तो पानी भी अगर रुक जाता है तो सड़ जाता है। तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि निरंतर ही रहना चाहिए, और उसी में उसकी खूबसूरती है। सो बहुत अच्छा समय बीता मेरा, बहुत सीखने मिला मुझे। लेकिन मुझे ये जानना है कि आपका सफ़र बहुत अच्छा रहा। जाहिर है आज आप जिस मुकाम पर हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी आपको, काफ़ी तकलीफ़ों को भी एडजस्टमेंट्स भी काफ़ी करने पड़े, स्ट्रगल भी करना पड़ा होगा। लेकिन इस फील्ड में आना है क्योंकि 21 साल पहले शायद ही किसी महिला ने सोचा होगा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र, और वो भी सेल्स एंड मार्केटिंग, वहाँ जाना चाहिए। ये थॉट कब आया? ये थॉट एक्चुअली कभी भी नहीं था। मैं 12th मेरिट थी, और मेरी रुचि फाइनेंस में थी, और सीधी सी बात है कि अगर मैं 12th मेरिट आ रही तो मुझे सीए बनना था। सेल्स का तो मैं एस भी नहीं जानती थी। बस मैं अपने मम्मी का जो शॉप देखती थी, उसमें जो भी मैं ऊपर का काम, उसको आज मुझे लगता है मैं सेल्स ही कर रही थी। ज़ेरॉक्स, हमारा ज़ेरॉक्स का सेंटर था और टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी थी। सो जो उतना ऊपर का मुझे नॉलेज था सेल्स के बारे में। और 12th मेरिट के बाद बट ऐसी कुछ स्थितियाँ बनी कि मेरे फादर को हार्ट अटैक हो गया अचानक। तो हमारे घर में मेरा बड़ा भाई बॉम्बे शिफ्ट हो चुका था, तो एक अर्निंग सोर्सेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सीए की पढ़ाई करना अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा हुआ करता था उस टाइम पे। मेरा सिलेक्शन होने के बावजूद भी मैं नहीं जा पाई। सो 12th के इमीडिएटली बाद मुझे नौकरी करनी पड़ी, और उस टाइम पे अगर कोई भी आप पेपर खोल के देखिए तो बस सेल्स का ही जॉब दिखाई देता था ना। लेक्चर है तो आपको फिर बीकॉम, सेल्स एक ऐसी फील्ड है, मुझे ऐसा लगता है आज कि वो गरीब से गरीब परिवारों का भी पेट भर सकती है। ये एक देने वाली फील्ड है। तो आज मुझे लगता है कि शायद जो हुआ मेरे साथ अच्छा हो, बट उस टाइम पे अगर आप मुझे अभी पूछेंगे तो मैं बिल्कुल भी ऐसी सेल्स फील्ड नहीं चाहती थी। मैं इसमें फेंकी गई क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत थी, और सीए तो आउट ऑफ विंडो चला गया कहीं पे भी जाकर, नहीं था मेरे लिए। शायद वो डेस्टिनी वर्कड फॉर मी, एंड ये फील्ड मुझे ना चाहते हुए भी लेनी पड़ी। पर ये आपको देखते हुए आपका ये जवाब जब सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये एक महिला की शक्ति ही है कि जो आपने कभी सोचा नहीं वो आपने किया परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन आज आप खुशी से उसके बारे में बोल रही हैं। तो आपने वो चीज़ एक्सेप्ट की कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाई, कारण चाहे जो भी हो। और स्ट्रगल आपका शायद वहीं से शुरू हुआ होगा कि जिस फील्ड के बारे में पता भी नहीं था। तो ऐसी फील्ड में 21 साल तक आपने रहे हैं, तो कैसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? इनिशियल तो एक्सेप्टेंस, जैसे आपने बताया कि ये
मतलब शोरूम में मैं ही एक अपने आप में एक लड़की दिखाई देती थी, मुझे कहीं भी दूर दूर से एक शायद एक और मेरे साथ काउंटर पार्ट थी, बट वो भी 2-3 महीने में छोड़ के चली गई। और जब लोग ऐसा बोलने लगते थे ना कि यार नहीं जमेंगे तो 6 महीने में छोड़ देंगी, सो वो चीज़ें जब आती है आपके सामने तो देन यू स्टार्ट टेकिंग इट एज ए चैलेंज कि अभी चलो अब पहुँच गए ना, अभी अच्छा करके ही निकलेंगे। तो वो अच्छा करके जब निकलते थे फिर धीरे धीरे कस्टमर इंट्रैक्शन शुरू हुआ। तो रोज़ जो नए लोगों को मिलना, ये अपने आप में ना खूबसूरती है इस फील्ड की, कि आपको एक ही जैसे हम किसी और फील्ड की मैं बात करूँ, फाइनेंस की बात करूँ या किसी और की, तो आपको सेट ऑफ लोगों से मिलना है, आपको वही 5 चेहरे देखने हैं या आपको वही 15 चेहरे देखने हैं, आप प्रोडक्शन बोलिए या आप मैन्युफैक्चरिंग बोलिए या फाइनेंस, कोई भी अगर फील्ड। बट सेल्स आपको एक ऐसा एक प्रदान करता है कि आपका पीआर बढ़ते जाता है और हर आदमी आपके बारे में अलग अलग ओपिनियन बनाता है। कोई को आप बहुत अच्छे लगते हैं, कोई को आप खड़ूस लगते हैं, कोई को लगता है नहीं यार शी इज़ गुड, कोऑपरेटिव लग रही है। तो क्या होता है ना, आपको अपना ही चेहरा और अपना ही व्यक्तिमत्व अलग अलग आँखों में अलग अलग दिखाई देने लगता है, और वो ही इस फील्ड की ब्यूटी, और वो मुझे खींचती गई और चैलेंजेस आते गए और लोगों का जो ओपिनियन था लेडीज़ को लेकर, ये मुझे आगे बढ़ाता रहा। ये आपने कहीं ना कहीं आपको लगता है चेंज कर दिया है लेडीज़ की तरफ देखने का जो नज़रिया है कि हाँ वो इस फील्ड में, क्योंकि ये एक मेहनत वाली फील्ड है। मेहनत खैर हर क्षेत्र में होती है, लेकिन यहाँ एक अलग मेहनत है, क्योंकि आपको कन्विंस भी करना है सामने वाले को कि जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो बेस्ट है और इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना अलग है कि लेडीज़ का उसके बारे में का जो नॉलेज होता है वो भी बहुत मिनिमम होता है। अगर आप कॉस्मेटिक्स, डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग या इस तरह की ज्वेलरी ऐसी कोई बात करें तो हाँ ये लेडीज़ का ही क्षेत्र है, बट आपका जो क्षेत्र है वो ऑटोमोबाइल, तो ये कैसे मैनेज करते थे? मुझे लगता है लेडीज़ का जो आप पार्ट बोले ना, वो मेरे लिए प्लस रहा। कैसे? एक लड़का अगर बात करता है एक प्रोडक्ट के बारे में और एक लड़की बात करती है और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करती है जो मेल डोमिनेंट है, और जब आप नॉलेज के साथ कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं ना, इट हैज़ टू कम बैक विद दी नॉलेज। और मैंने देखा है अगर आप एक लड़की इस प्रोडक्ट को लेकर अगर नॉलेजफुल बात कर रही है तो बिलीव मी, अगर आपके सामने एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, तो आप लड़की से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल भगवान ने जो हमें एक सिंसियरिटी दी है एक लेडीज़ को, वो प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाती है। भले आप कार बेच रहे हो, लेकिन कार दीपा बेच रही है तो वो दीपा वाला फैक्टर सामने आ गया, वो प्रोडक्ट पीछे चला गया। तो मुझे ऐसे लगता है इनफैक्ट लेडीज़ एक से ज़्यादा अच्छा कर सकती है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि देयर इज़ अ कंपैरिजन। ऐसी मुझे पर्सनल लगता है कि स्त्री और पुरुष में कोई कंपैरिजन नहीं है। हमें अलग बनाया है, उनको अलग बनाया है, हमें देने के लिए बनाया है, हम जननी हैं, हम यहाँ देने आए हैं। हम किसी का हक, ये जो बातें चलती रहती है ना पॉलिटिक्स में कि वो आरक्षण, मुझे ऐसे लगता है कि एक स्त्री को भगवान ने देने के लिए भेजा और हम यहाँ देने के लिए आए हैं, हमसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। सो वी आर ऑलवेज अ गिवर इन द सोसाइटी। तो ऐसे अगर आप सोचेंगे तो वो पॉइंट सेल्स में भी काम करता है। और बड़ा इनिशियली एक हिच रहती है कि यार कैसे बात करें, मतलब बट एक बार अगर आपका वो आपने वो लय पकड़ ली तो आपका बड़ा इजी जॉब हो जाता है, एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट। आपकी बातों से तो ऐसे लगता है कि मतलब इतना इजी है, जबकि हम जानते हैं वो इतना आसान है नहीं। आज 21 साल बाद आप कह रहे हैं कि बहुत आसान है, बस वो लय पकड़नी है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो फीमेल है या जो महिलाएं हैं वो गिवर होती है, हमेशा देने के लिए है। आप एक टीम लीडर भी हैं, आपको इतनी टीम मेंबर्स को भी हैंडल करना है, तो बीइंग अ लेडी कैसा एक्सपीरियंस रहा, या ऐसी कोई बात कि आपको लगता है कि हाँ ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है क्योंकि बीइंग अ लेडी मुझे लोग मतलब इस तरीके से ट्रीट करे, या ऐसा कभी कुछ महसूस? हाँ, इनिशियली तो बहुत हुआ। मैंने जैसे बताया आपको कि फर्स्ट मेरा जो प्रमोशन था मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि, बट थैंक्स टू बोलते हैं ना वो पारखे भी मिलना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो जब मैं इनिशियली 5-6 महीने तो कुछ मेरे साथ कि मतलब निकल जाएंगी लड़की, मतलब ऐसा एक था। मेरे को खुद, टू बी फ्रैंक, मुझे खुद को भी लग रहा था कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं हूँ, मे बी मेरी शादी हो जाएंगी। बट वो बोलते हैं ना डेस्टिनी काम करती है पीछे से। तो फर्स्ट मुझे याद है कि जब चीज़ें आगे बढ़ी तो हमारे टाटा में एक ऐसा प्रोडक्ट आया, पेट्रोल डीजल डोमिनेंट टाटा मोटर्स कंपनी थी उस टाइम पे। तो पेट्रोल एक ऐसा प्रोडक्ट हमें मिला कि वो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल,
तो मैंने सोचा कि मैं इसको ही पकड़ के चलूँगी। सो ऐसा एक वक्त था कि टाटा मोटर्स में पूरे ऑल इंडिया में वी यूज्ड टू सेल मैक्सिमम पेट्रोल, और पेट्रोल हमारे ऑफिस में कोई बेचना नहीं चाहता था। बट आई डोंट नो हाउ आई अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैम। मुझे आज भी याद है, बिकॉज ऑफ दैट मार्क इन माई करियर आई गॉट प्रमोशन। मतलब टाटा मोटर्स के जो ऑफिशियल आके बोले कि वी वांट टू प्रमोट दिस लेडी, जबकि ऐसा कोई क्राइटेरिया, और विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड आई गॉट कन्फर्म ऑल्सो एंड आई गॉट प्रमोटेड ऑल्सो। तो क्या होता है ना, हमें मतलब मुझे एक चीज़ समझती है कि आप ना नॉर्मल काम को भी थोड़ा सा एबनॉर्मल तरीके से करना बहुत ज़रूरी है टू मेक योर मार्क। वो हर चीज़ में इट वर्क्स। मतलब ड्रेसिंग में बोल सकते हैं आप किचन में बोल सकते हैं कि हर कोई जो बना रहे वो भले ही आप बना रहे, बट यू हैव टू गिव इट अ डिफरेंट एंगल। तो आपको जल्दी से लोग पहचानना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो वही लड़की है, इसने तो बहुत सारी पेट्रोल बेच दिया, तो कोई कैसे बेचती है। तो यू नो सेम चीज़ हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है कि फर्स्ट जो मेरा प्रमोशन रहा, जो ऑटो सेक्टर में इतने जल्दी शायद किसी का नहीं हुआ, मतलब एक पुरुष का भी नहीं हुआ, वो मेरा हो गया बिकॉज ऑफ दैट चैलेंज। एज ए पर्सनल लेवल मैंने वो लिया कि नहीं यार, ये प्रोडक्ट तो मैं बेचूंगी जो कोई नहीं बेचना चाह रहा है। मतलब आपकी कंपनी शायद कुछ नया लॉन्च करते वक्त आपको ज़हन में रखती होगी कि हाँ, कोई करे ना करे आप कर लेंगे। जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, भले किस्मत से, लेकिन उसे अगर आप पॉजिटिवली लेंगे, और आपकी पॉजिटिविटी तो आपकी बातों से मतलब झलक ही रही है। तो जाते जाते आपसे कहूँगी कि नवरात्र के इस शुभ अवसर पर अगर आप हमारे जो प्रेक्षक हैं, महिलाएं हैं स्पेशली, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहे आपकी पॉजिटिविटी का, तो क्या मैसेज दें? देखिए, एक तो अपने आप को ना अलग और ये सब हमें बिल्कुल समझना बंद कर देना चाहिए। अब ये बहुत छोटी सी बातें लगती हैं कि पुरुष स्त्री, हम अपने आप में अलग हैं। बस मैं मतलब हमेशा बोलती हूँ कि गर्ल्स ने ये समझना, और कंपटीशन वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए। हमने अपने आप को जस्ट बी योरसेल्फ, और वी शुड ऑलवेज रेज आवर ओन बार कि मैंने कल इतना किया तो आज मैं और कितना ज़्यादा अपने आप की लाइफ को लेकर मैं, और व्हाट एल्स एक एक्स्ट्रा फैक्टर में क्या डाल के अपने आप को सरपिटेशन बोलते हैं ना, कंपटीशन ना करें। तो अपने अपने छोटे छोटे हम लोग हर फील्ड में, जिसमें हम बिल्कुल भी कुछ, जैसे मैं स्विमिंग नहीं कर पाती थी, इट यूज टू बी मतलब मेरे लिए नाइटमेयर, तो थोड़ा सा नई स्विमिंग सीखी, एटलीस्ट पानी को हैंडल करना ही सीख। सो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने रोज़ हमारी लाइफ में हम अगर डालते रहे तो आर लाइफ वुड बी, बिलीव मी, इट इज़ लाइक अ फ्लावर। तो मैं हर औरत और हर लेडीज़ को बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में वो एक ना एक्स फैक्टर डालना शुरू कर दीजिए, इतनी मज़ेदार लाइफ हो जाएगी एंड यू विल बी ब्लेस्ड। और आदि शक्ति तो मैंने जैसे बताया, हम किसी से कुछ लेने नहीं आए, हमको तो भाई देकर ही जाना है, दैट वी शुड डू। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, और उम्मीद करती हूँ कि इस नवरात्र और ये आपका जो मैसेज है, ये हमारे जो प्रेक्षक हैं उनकी ज़िंदगी बदल देगा, और आने वाली नवरात्रि में वो भी आप जैसा ही कुछ कर दिखाएं और बताएं, अपने इस एक साल के पूरे करियर के बारे में बताएंगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू सो मच टू यूसीएन टीम, एंटायर टीम। आदिशक्ति सम्मान स्त्री का। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का स्वागत है नवरात्रि स्पेशल आदिशक्ति सम्मान स्त्री शक्ति का इस कार्यक्रम में। जैसे कि हम सब एक स्त्री को, एक महिला को ममता की मूरत इस दूसरे नाम से भी जानते हैं, और कभी भी कोई भी तकलीफ होती है तो सबसे पहला नाम आता है माँ। ऐसी ही ममता और ऐसा ही प्यार रखने वाली हमारी आज की एक आदिशक्ति है। लेकिन ये प्यार और ममता उनके लिए है जिन्हें ज़्यादातर लोग धुतकारने की कोशिश करते हैं, वो है स्पीचलेस एनिमल्स। और स्पेशली अगर बात करें तो स्ट्रे डॉग्स के लिए जो खास काम करती है, वैसी हमारी आज की आदिशक्ति है स्मिता मिरे जी, जिनका एनजीओ है सेव स्पीचलेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके कार्य के बारे में। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैंने शुरुआत में ही कहा, ममता उनके लिए जिन्हें ज़्यादातर लोग धुतकारते हैं, वो है स्ट्रे डॉग्स। हर कोई अपनी एरिया, अपनी बस्ती से उन्हें बाहर ही पसंद करता है, और आप उन्हें अपनाती हैं, खासकर उनके लिए काम करती है। कैसे ख्याल आया इस बारे में और कब आया? ये बहुत बड़ी उत्सुकता की बात है हमारे लिए। स्टार्ट मैंने एक्चुअली एक्टिवली वर्किंग मैंने 2007 से किया है, मतलब अभी 15 साल हो चुके हैं मुझे इस वर्किंग में।
और जानवरों के लिए प्यार बहुत बहुत पहले से रहा है, बचपन से रहा है। जब हम लोग मतलब उस टाइम पे, आज से अराउंड 30 साल पहले, लाइक इतना अवेयरनेस नहीं था, और उस टाइम पे तो बहुत ही कैजुअली लोग उनको मारना, पत्थर मारना, और हमारे जो सराउंडिंग में रहते थे, हम मतलब बच्चे थे उस टाइम पे, जो फ्रेंड सर्कल होता था उसमें भी यही सिखाया जाता था, कुत्ता दिखे उसको पत्थर मार के भगाओ। बट जब उसको लगता था, वो पेन में रोता था, तो कहीं ना कहीं वो फील होता था कि अरे उसे लग रहा है वो रो रहा है। या बहुत से ऐसे डॉग्स दिखते थे जो टूट फूट गए हैं, या उनको बहुत ज़ख्मी ऐसे हालत में आ रहे हैं और लोग उनको धुतकार रहे हैं, ऐसे भगा रहे हैं, उनके ऊपर पानी फेंक रहे हैं। वो बहुत बुरा लगता था। तब भी दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ सेट हो गई थी कि नहीं, उनको बचाना चाहिए। और मैं और मेरी छोटी बहन है, हम लोग कोशिश करते रहते थे, जितने कुत्ते दिखते थे हम लोग घर में लाते रहते थे, उठा उठा के उनका ट्रीटमेंट करते थे, बहुत बचपन से, बहुत पहले से। और पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा एक लिमिट तक। बाद में उन्होंने देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो समवेयर उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि नहीं, आप इतना इन्वॉल्व मत होइए इसमें। बट कुछ नहीं, हम लोग उठा उठा के लाते थे, घर में रखते थे, बट घर भी छोटा पड़ जाता है, एक स्पेस है, आप कितने डॉग्स घर के अंदर रखोगे। जब हमें समझ आने लगी तो हमने कुछ रेस्क्यूज़ किए, घर पे रखे। अराउंड मैंने 13-14 डॉग्स घर में रेस्क्यू करके रखे थे, ऐसे ही किसी पपी के ऊपर से। और फैमिली फैमिली तब सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा था। ऑब्वियसली 13 to 14 मतलब कितना भी बड़ा घर हो, कितनी भी जगह है, लेकिन वहाँ पर अगर 13-14 डॉग्स एट ए टाइम है तो डांट बहुत पड़ती थी। बट हम लोग करते थे, छुपा के घर पे लेके आना, फिर ऑफिस के प्रीमाइसेस में छुपा के रखना। मतलब छुप छुप के बहुत काम किए हैं, ऐसे कि किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना, या हमारे लंच में जो टिफ़िन में जो मम्मी पैक करके देती थी वो जाके डॉग्स को खिला देना, या पपीज़ को खिला देना। या जो सैलरी आती थी, बहुत छोटी सी सैलरी आती थी, फिर उतने में डॉग्स का स्टरलाइजेशन करना या उनकी मेडिकेशंस करना, ये बहुत पहले से हम लोग करते रहे। एक टाइम के बाद फिर इतने सारे डॉग्स रखना पॉसिबल नहीं हुआ, और एक वो समझ में आने लग गया कि ये कहीं नहीं रुकने वाला है, ये डे बाय डे बढ़ने वाला है। सो 2013 में मैंने शेल्टर के लिए सोचा कि हम एक जगह ले सकते हैं, वहाँ पर हम लोग सिर्फ हमारे रेस्क्यू किए हुए डॉग्स रख सकते हैं। 15-16 डॉग्स, 18 डॉग्स घर के अंदर रखना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लोगों से ऑब्जेक्शन होता है। कुत्ता ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल किसी को भी अपने लोकेशन में नहीं चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में सोचते हैं, जो उनके लिए बुरा भी नहीं अच्छा नहीं कर पाते तो वो बुरा भी नहीं सोचते। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं कि जिन्हें बिल्कुल वो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ भी नहीं। आपका जो NGO है वहाँ पर मैक्सिमम जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो इंजर्ड या इस कंडीशन में है, जैसे पैरालाइज्ड है। हाल फिलहाल में कितने आपके पास में स्ट्रे डॉग्स? मेरे पास 138 डॉग्स हैं अभी राइट नाउ। और हमारा शेल्टर जो है वो काटुल नाका के पास से दाभा रोड पे, वो रेंटेड प्लेस पे है, थोड़ा आइसोलेशन में है, क्योंकि हमें सोसाइटी से दूर रखना है। हमें उनकी भी बारे में सोचना है कि हमारे डॉग्स की वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तो हम लोग थोड़ा आइसोलेटेड जगह पे शेल्टर है हमारा। और मैक्सिमम डॉग्स हमारे पास किसी ना किसी ट्रोमा से आए हुए हैं। पैरालाइज डॉग्स आते हैं कि कोई हिट करके चला जाता है। अभी रिसेंटली एक रेस्क्यू किया था हमने कोराड़ी रोड से, जहाँ पर किसी के घर का पाला हुआ डॉग था, किसी ने वहाँ छोड़ दिया हाईवे पे। एंड घर में पाले हुए डॉग्स को आउटर सराउंडिंग नहीं समझ में आती कि बाहर कैसे एडजस्ट करते हैं। उसे बहुत सारे डॉग्स ने मारा और वो हाईवे पे गया, कोई गाड़ी वाले ने उसे मार के चला गया। एंड वो 2 दिन वैसे ही रास्ते पे पड़ा रहा। हमें जब एक हेयरलाइन फ्रैक्चर आ जाता है ना, तो वी कैन इमेजिन अ पेन, कि कितना पेन होता है। उनकी स्पाइन टूट जाती है तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि उनको क्या लेवल का दर्द होता होगा। वो उस हालत में वहाँ पड़ा रहा, और उस टाइम पे वो उसका एग्रेशन या उसका जो बिहेवियर है वो समझ सकते हैं कि उसका बिहेवियर ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो रेस्क्यू करते वक्त वो हमें अलाउ नहीं करते हाथ लगाने में। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हैं? हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उसका ट्रस्ट विन करें, और कोशिश करें कि उसको बहुत पोलाइटली कैच करें। बहुत ही एग्रेशन में जो डॉग्स होते हैं उनके लिए हमें नेट या कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। बट जहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि ऑलरेडी वो ट्रोमा में उसे और वो नेट एंड वो चोक चेन दे के हम उसे तकलीफ ना दें। तो कभी कभी करना पड़ता है उनके अच्छे के लिए, उनको उस तरह से पकड़ के शेल्टर लाते हैं एंड कुछ दिन उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं। एंड 99% डॉग्स उस ट्रोमा से बाहर निकलते हैं। मतलब ऐसे एग्रेसिव डॉग्स होते हैं कि जो बिल्कुल आपको खड़ा भी नहीं रहने देंगे। और आज वो डॉग्स हैं कि वो आपके पास आके आपको ग्रीट करेंगे, आपके पास आके आपसे
खेलेंगे, बात करेंगे, इस तरीके से चेंजेस आते हैं उनके बिहेवियर में। 138 डॉग्स आपकी एनजीओ में आज हैं, आपके शेल्टर में। टीम मेंबर्स कितने हैं इन्हें संभालने के? वैसे तो बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स बहुत हैं, बट एक्टिवली वर्किंग 10 लोग हैं हम लोग, जो अल्टरनेटली वहाँ जाके सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए तो सुबह और शाम का फीडिंग होता है, क्लीनिंग होती है, उनके मेडिकेशंस होते हैं। जो पैरालाइज डॉग्स होते हैं उन्हें क्लीनिंग सबसे ज़्यादा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप पैरालाइज डॉग्स, क्योंकि वो अपने एक ही जगह बैठे रहते हैं, वो वहीं पे घसीट के चलते हैं, उनके साइड चेंज करना, वो सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो उसके लिए हमारी टीम वर्क करती रहती है कि उनको व्हील चेयर पर चलाओ, उनका मॉरल बूस्ट करो कि आप चल सकते हो। बहुत सारे डॉग्स जो ऐसे आए थे जो घसीट के चल रहे, लेकिन आज वो चल रहे हैं चारों पैरों पे, जो ठीक होते हैं, बट गिव अप जो कर चुके हैं उन्हें वो फिर से बिलीव करवाना कि आप चल सकते हो और तुम भाग सकते हो, तुम सर्वाइव कर सकते हो, उस चीज़ पे काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एक इंसान के बच्चे की तरह इन बच्चों को पाल रहे हैं, उन्हें संभाल रहे हैं। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने कोई खास ट्रेनिंग ली रहती है या कैसे मैनेज करते हैं ये? क्योंकि इतनी समझ रखना भी बहुत बड़ी बात है, जिसे कोई अपने दरवाजे के बाहर नहीं देखना चाहता, उसके लिए आप इतना सोच रहे हैं कि उसको गिव अप नहीं करने देना है, अगर वो इंजर्ड भी है या पैरालाइज्ड भी है। तो इसके लिए इतनी, मतलब ये जो सोच है, उसके लिए आप कैसे अपने आप को ट्रेन करते हैं? ऐसे हम लोगों ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। हर कोई यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है हमसे, सबके एक जैसे थॉट्स है, एक थॉट्स के साथ जुड़ा हुआ है कि हमें उनको किसी तरह से बचाना है, उनके लिए ही काम करना है, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना है। और एक इमोशनल बॉन्डिंग और एक इमोशनल कनेक्शन है। लोग कहते हैं कि डॉग्स है वो भौंक रहा है, मतलब वो नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता, बट हम समझते हैं कि वो हमसे बात कर रहा है। हमें उसके एक एक एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, वो हमें क्या मांग रहा है। वो ऑटोमेटिकली जब आप मतलब कनेक्ट होते हो ना, तो वो समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चे, यूजुअली मम्मी जो होती है, अपनी माँ होती है, माँ को बच्चों से कनेक्ट होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। जब वो नहीं बोल पाता है तो भी माँ समझ जाती है ना कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो क्यों रो रहा है। उसके रोने में डिफरेंस, उसके हर बिहेवियर में डिफरेंस सेम एग्जैक्टली हम सबका है कि हमें उनकी, वो बच्चे हैं बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे है, कि उनके हर एक्शन में हमें समझ में आ जाता है कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। और इसी तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं, अवेयर करते लोगों को कि वो भी आए और इन चीज़ों को समझे, सीखे, सो दैट ये जो वेलफेयर हमने स्टार्ट किया है कि हम लाइफ टाइम में यहाँ नहीं रहने वाली, लाइफ टाइम कोई भी नहीं रहने वाला है, इस चीज़ को कंटिन्यू कोई नहीं करने वाला है। वी रियली लुकिंग फॉर अ टीम कि जो इसको आगे बढ़ाए और ये चीज़ों को और डेवलप करते हुए जाए। बहुत अच्छी कोशिश है और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके साथ और कई लोग जुड़े और आपका ये इतना अच्छा जो कार्य है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे निरंतर। लेकिन एक चीज़ आपसे और जानना है कि जैसे कोविड, ये एक ऐसी आपदा थी जहाँ अच्छे से अच्छा इंसान भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी का वक्त जैसे रुक गया था, थम गया था, ऐसे कंडीशन में आ गया था। इस वक्त भी आपने इंसानों से ज़्यादा ऐसे ही स्पीचलेस एनिमल्स के बारे में, उन जीवों के बारे में जो बोल नहीं सकते, मुख्य जीव बोलते हैं जिन्हें हम मराठी में, इनके लिए सोचा और कार्य किया। उसके बारे में क्या? जब हमने इनिशियली जब स्टार्ट किया था ना, मैंने जब स्टार्ट किया था कि मुझे जानवरों के लिए काम करना है और मुझे इनके लिए पूरी लाइफ टाइम डेडिकेट करना है, तब मुझे पता था स्ट्रगल बहुत बेसिक लेवल से आने वाला है और वो एंड तक जाने वाला है। सो कोविड के टाइम पे हमारी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ये आ गई थी कि हमारे रेस्क्यूज़ रुक गए थे, क्योंकि आप जब रेस्क्यू करते हो तो हमारा खुद का पर्सनल कुछ नहीं है, हम अपने व्हीकल से रेस्क्यू करते हैं। लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहता था कि जब एक डॉग इंजर्ड पड़ा है तो जैसे एक इंसान इंजर्ड पड़ा रहता है तो तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है, हॉस्पिटल लिया जाता है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। एक डॉग जब पड़ा रहता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसको हमें पहले एक गाड़ी अरेंज करनी है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन बंद थे, वेटरनरी हॉस्पिटल्स बंद थे, उस टाइम पे डॉक्टर्स के हम लोगों को अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती थी कहाँ है। उसके बाद वो तो फिर शेल्टर ले जाना वो एक टास्क रहता था हमारे लिए। इसके अलावा अगर हम सोचेंगे तो जितने भी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जो स्ट्रीट मार्केट जो बैठता था, जो फूड मार्केट बैठता था, उसका जो लेफ्ट ओवर होता था उस पर वो सर्वाइव करते थे, वो पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो उनके ऊपर वो दिन भर खाएंगे क्या? मैं जस्ट जा रही थी और मैंने देखा कि वो VNIT के पास में जो बहुत बड़ी ऐसी चौपाटी बैठती है, बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते थे, वो सारे शॉप्स बंद है और सारे डॉग्स बैठे हुए उस स्टॉल के सामने वेट करते हुए कि ये अभी खुलेगा और उन्हें खाना मिलेगा।
तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज यहाँ पर कुछ नहीं है, और आज नहीं, आने वाले कई महीनों तक, शायद साल भर तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट टाइम हम लोगों ने सोचा कि जब तक लॉकडाउन है हम लोग खुद कुक करेंगे और जाके इन सारे स्ट्रे डॉग्स को, इन सारे बच्चों को खिलाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंसान के लिए तो सोचता है, बट कुछ ऐसे जीवों के लिए भी सोचता है जिनसे आपको कोई फ़ायदा नुकसान या ऐसा नहीं है, बस वो प्यार है कि वो भी एक जीव है कहीं, ये एक सोच अपने दिल में रख के आज आप यहाँ आई और अपने कार्य के बारे में बताया। सही में बहुत इंस्पिरेशनल है आपका ये सारा जो अभी तक का पूरा सफ़र रहा है। वो जाते जाते इस नवरात्रि अगर हमारे समाज के लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहते हैं तो क्या देंगे? यही बोलना चाहूँगी कि वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते। एक इंसान को जितनी तकलीफ होती है वो बोल के बता देता है। जब कोई एक भिखारी आपके दरवाजे पे आता है, वो बोल के बताता है कि मुझे भूख लगी, तो हम समझ पाते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे ही एक इंसान है। जानवर बोल नहीं पाते हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं पसंद करते तो कम से कम उन्हें हर्ट मत करिए, उनकी तकलीफ मत पहुँचाइए। जो लोग डॉग्स को फीड कर रहे हैं उनके बारे में एक बार सोचिए कि वो बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करके वो चीज़ कर रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट करिए। वो अगर सपोर्ट आप उनको करेंगे तो आपके लिए जो मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि ये सारे डॉग्स को फीड करना, ये सारे डॉग्स के ध्यान रखना वो नहीं रखेंगे तो उन्हें इनफ खाना नहीं मिलेगा। और जो चीज़ें जैसे स्टरलाइजेशन है या उनकी जो देखभाल करनी होती है, एक डॉग जब उसको लग जाता है उसको समझ में नहीं आता है, वो अटैकिंग मोड पे जाता है, ये सारी चीज़ें डॉग लवर्स मैनेज करते हैं। तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिए, उन्हें मेंटल टॉर्चर मत करिए और एनिमल्स के लिए थोड़ा काइंड रहिए। बहुत अच्छा एक मैसेज आपने दिया है अभी कि एनिमल्स के लिए थोड़ा काइंड रहिए, क्योंकि वो भी जीव है, हमारे समाज का वो भी एक हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। नवरात्रि के पावन अवसर पर नव दुर्गा के हर रूप से सजेगा संसार। जैसे अलंकारों से सजता है माँ का हर अवतार। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के आगमन से सुख शांति आएगी आपके द्वार। नवरात्रि उत्सव की सभी विदर्भवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रोकड़े ज्वेलर्स, नागपुर का गहना, नागपुर का अपना ब्रांड। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। ये है सैफ्रॉन जेल, सैफ्रॉन ऑयल और टर्मरिक का मेल। सैफ्रॉन जेल मॉइस्चर लौटाए, रुकी त्वचा को खिलाए, ग्लो भरपूर और रिंकल से बचाए। ये है सैफ्रॉन जेल, सैफ्रॉन जेल, सैफ्रॉन टर्मरिक जेल, forget dull skin। ये है सैफ्रॉन जेल। वाधा डिटर्जेंट में मौजूद एक्टिव मॉलिक्यूल्स और बायो एंजाइम्स जिद्दी से जिद्दी दाग हटाए और दे बेहतरीन सफेदी के साथ बेहतरीन चमक। है वाधा का वादा, अब कपड़ों में चमक ज्यादा। फॉर डीलरशिप इंक्वायरी कॉन्टैक्ट 9404007182 और 8830660545। अवनी एसोसिएट्स प्रेजेंट्स कृष्णा कुंज नगरी, जो आपके सपनों को करे पूरा। रविनगर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर अब अमरावती रोड पर घर बनाने का सुनहरा मौका। 20 एकड़ के भव्य एरिया में वाटर लाइन, गार्डन व 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एवं सिक्योरिटी की सुविधा के साथ उपलब्ध। NMLDA RL सैंक्शन लेआउट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।